बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 15th लेक्चर है जी, और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया हुआ है पिछले 2 लेक्चर से, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। लास्ट टाइम हमने परसेप्ट्रल लर्निंग रूल देखा था, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन और न्यूरॉन्स इन अ सिंगल लेयर। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा लेयर्स हैं हमारे आर्किटेक्चर में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। और क्योंकि उसमें उस टेक्निक में जो हमने देखी थी, एक प्रॉब्लम थी कि हम उसमें स्टेप फंक्शन यूज़ कर रहे थे, और स्टेप फंक्शन की लिमिटेशन ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा लेयर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा लेयर्स इंक्लूड करना चाहते हैं अपने आर्किटेक्चर में न्यूरल नेटवर्क के, तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन फिर उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि इसके अंदर डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है, और जिसकी वजह से अगर स्टेप फंक्शन का हम डेरिवेशन ले तो वो ज़ीरो आता है, तो इस वजह से हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं जी आज के लेक्चर में फिर इन सारी चीज़ों को। इसका जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल के एक्टिवेशन फंक्शंस एंड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। Here you can see the lecture headlines. First we will talk about a few activation functions. One you have already seen, step function, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसे हम हार्ड लिमिट फंक्शन भी कह रहे थे, और हम देखेंगे इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं आज के लेक्चर में। और दूसरा हम बात करेंगे जनरलाइज्ड डेल्टा रूल। एक रूल है जो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट ही का रूल है। वही तरीका है जो आप पहले यूज़ करते रहे हैं लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जिसकी मदद से आप वेट्स अपडेट करते थे। बिल्कुल उसी तरह का रूल हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग ऑफ अ न्यूरॉन। Okay, first of all, let's talk about a few activation functions. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the simplest one is step function। इससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं कि स्टेप फंक्शन ये होता है कि आपका जो न्यूरॉन है, जो एक्टिवेशन वो कंप्यूट करता है। एक्टिवेशन मींस कि जो इनपुट्स आ रही हैं उनको मुतल्लिका वेट्स के साथ ज़रब दे के और सबको फिर जमा कर लेना, उसको हम कहते हैं कि ये एक्टिवेशन है बेसिकली। तो उस एक्टिवेशन को हम एक फ़ंक्शन में पास कर देते हैं, जिस फंक्शन को मैं यहाँ पे f कह के, एक्टिवेशन फंक्शन को मैं यहाँ पे f से डिनोट कर लूँ, और वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है फिर उस एक्टिवेशन की बुनियाद पर एक आउटपुट कंप्यूट करता है। उस आउटपुट को मैं अभी यहाँ पे y कह रहा हूँ। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में जब हम परसेप्ट्रल लर्निंग रूल की बात कर रहे थे, तो वहाँ हम उसे a कह रहे थे, क्योंकि हम एक डिफरेंट सोर्स को फॉलो कर रहे थे। तो लिहाजा अब यहाँ पे हम उसे y कह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप उसे किसी भी नाम से कॉल करें, फ़िलहाल हम उसे y कह रहे हैं। तो स्टेप फंक्शन ये करता था कि अगर तो वो जो एक्टिवेशन फंक्शन थी, यानी स्टेप फंक्शन की जो कह लें कि इंटरनल वर्किंग है, वो यहाँ पे इन 2 कंडीशंस में लिखी हुई है कि अगर वो एक्टिवेशन ग्रेटर और इक्वल है 0 के, तो हम कहते थे कि आउटपुट होगी 1, और अगर वो लेस दैन 0 है तो आउटपुट होगी 0। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज़ कर दिया गया है कि अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो उसे हम कह देते हैं बीटा 1, और अगर लेस दैन 0 है तो आउटपुट को हम कह देते हैं बीटा 2। और ये जो बीटा 1 है किसी कुछ डेटा सेट्स के अंदर 1 से ही डिनोट होगा, यानी 1 क्लास, और बीटा 2 को वहाँ पे आप देखेंगे कुछ डेटा सेट्स में -1 लिखा हुआ होता है। तो इस वजह से थोड़ा जनरलाइज़ कर दिया गया है कि अगर पॉजिटिव क्लास है तो हम उसे कुछ डेटा सेट्स उसे उसमें लिखा होगा 1 फॉर दैट क्लास, एंड फॉर नेगेटिव क्लास या अदर क्लास -1 से उसे डिनोट किया गया होगा। जबकि कुछ डेटा सेट्स में ये 1 0 से भी लिखा होगा कि एक क्लास को 1 लिखा होगा और दूसरी क्लास को उसमें 0 से डिनोट किया गया होगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा जनरलाइज़ करने के लिए कि हम एक आउटपुट को बीटा 1 कह देते हैं और दूसरी आउटपुट को बीटा 2 कह देते हैं। अब आगे अगर डेटा सेट में 1 0 है तो फिर वो 1 और 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर 1 -1 है तो फिर 1 और -1 से रिप्लेस हो जाएंगे। और राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली
एक ग्राफ के साथ या इस चीज़ को ग्राफ किया गया है कि यहाँ पे बीटा 1 एक आउटपुट है, यानी ये समझ लें कि जो हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सेस है ये बेसिकली हमारी आउटपुट है, ठीक है जी। और बाकी ये जो एक्स एक्सेस है ना, ये हमारे पास एक्टिवेशन है, इसको आप एक्टिवेशन कह लें, ठीक है। और इस एक्टिवेशन का यहाँ से लेके इस तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए आउटपुट होगी बीटा 1, और यहाँ से लेके इस तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए आउटपुट होगी बीटा 2। बेसिकली ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसको स्टेप इसलिए कहते हैं कि बीटा 2 से बीटा 1 के अंदर आउटपुट सडनली चेंज होगी, ग्रेजुअली चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हुआ करती हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2, यानी 1 और 0, 1 और -1। तो दैट्स वाई वी कॉल दिस फंक्शन अ स्टेप फंक्शन और हार्ड लिमिट फंक्शन। In addition to step function, there are many activation functions which we discuss in today's lecture. First of all, एक फंक्शन आप देख रहे हैं जी जिसे लीनियर फंक्शन कहा जाता है। लीनियर फंक्शन क्या करता है कि लीनियर फंक्शन ये करता है कि जो एक्टिवेशन आपने पास की है एक्टिवेशन फंक्शन को f को, तो एक कांस्टेंट के साथ, जिसे यहाँ पे लैम्डा कहा जा रहा है, उसके साथ गैमा कहा जा रहा है, उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है जी। ये सिंपल सा एक्टिवेशन फंक्शन है। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक्टिवेशन जो है वो आई है 4, ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास गैमा की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 4 को 3 से ज़रब दे के अब आउटपुट जो आएगी वो होगी 12। अगर इसी तरह से अगर आपके पास आउटपुट आई है -3, तो इसको 3 से ज़रब दे के जो आपके पास आंसर आएगा वो -9 आएगा। तो ये बेसिकली एक लीनियर फंक्शन है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता है जो आउटपुट आती है। तो द न्यूरॉन आउटपुट इज सिंपली इक्वल टू द वेटेड सम ऑफ द इनपुट्स। इट मे बी मॉड्यूलेटेड बाय अ कांस्टेंट फैक्टर गैमा। यहाँ पे आप इसे किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि अगेन ये आपके पास y है, ये आपके पास एक्टिवेशन है, ठीक है। तो जो भी एक्टिवेशन हुआ करेगी उस एक्टिवेशन को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से ज़रब दी जाएगी। तो फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे एक्टिवेशन जो है मैं कहता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे 2 है, ठीक है, और मेरे पास जो कांस्टेंट है वो 3 मैंने जैसे एज्यूम किया था, तो वही अभी एज्यूम करता हूँ, तो 3 है, तो फिर 2 ज़रब 3 6, तो ये जो पॉइंट बनेगा जी यहाँ पे फिर ये वैल्यू जो y की है ये 6 होगी। इसी तरह से अगर मेरे पास इनपुट यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे 4 है और 3 से ज़रब देने से ये बन जाता है 12, 4 ज़रब 3 12, तो जहाँ ये कट करेगा इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास 12 होगा। तो ये काम है आपके एक्टिवेशन फंक्शन का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास होगा -2 एक्टिवेशन होगी, तो ये जहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट को, यहाँ पे फिर 2 ज़रब 3 -6 होता है, तो यहाँ पे ये -6 होगा। तो बेसिकली इस तरह से एक्टिवेशन फंक्शन जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है वो काम कर रहा होगा। इसी तरह से और भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं वन बाय वन। एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं रैंप फंक्शन। अब रैंप फंक्शन क्या करता है कि आप इसे एक्टिवेशन पास करते हैं और ये उस एक्टिवेशन को बजाय 2 कंडीशंस के, जो कि स्टेप फंक्शन में थी, 3 कंडीशंस लगाता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ये सेट कर लेता है, उसे बीटा हम कह देते हैं, या एक रेंज, एक अपर रेंज सेट कर लेता है जिसे हम बीटा कहते हैं, और एक लोअर रेंज सेट कर लेता है, सॉरी अपर लिमिट सेट कर लेता है और एक लोअर लिमिट सेट कर लेता है। जो अपर लिमिट है उसे बीटा कह देते हैं और जो लोअर लिमिट है उसे माइनस बीटा हम कह देते हैं। वो कुछ भी रख सकते हैं आप, सपोज आप अपर लिमिट कह देते हैं 4 और लोअर लिमिट कह देते हैं सपोज़ आपके पास लोअर लिमिट है 2, तो वो -2 और 4 बन जाएगी आपके पास। तो आप कोई भी इस तरह की एक रेंज सेट कर सकते हैं जी। सॉरी, अगर आपने अपर लिमिट 4 रखी है तो लोअर -4 होगी, क्योंकि वो माइनस बीटा है। अगर आपने बीटा की वैल्यू 4 रखी है तो अपर लिमिट होगी 4 और लोअर लिमिट होगी -4। अगर आपने बीटा की वैल्यू 7 रखी है तो अपर लिमिट होगी 7 और लोअर लिमिट होगी -7। तो इस तरह से ये काम करेगी। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास बीटा है इसकी वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि बीटा इज़ इक्वल टू 3,
सपोज, तो अगर मेरे पास जो एक्टिवेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा अगर एक्टिवेशन की वैल्यू आएगी, तो मैं उसका जवाब या उस आउटपुट उस फंक्शन की जो है बीटा के बराबर फ़िक्स कर दूंगा। वो बीटा फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ ये मेरे पास y है और बीटा मैंने 3 रखा है, तो सपोज़ ये जो पॉइंट है यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और उसी हिसाब से फिर माइनस बीटा कहाँ पे होगा, इसके अपोजिट साइड पर, इस जगह पे मैं कह देता हूँ -3। अगर मैंने बीटा एज्यूम किया है कि वो 3 के बराबर है, तो ये -3 होगा। ठीक है जी, तो ये मैंने फिक्स कर दिया। अब आपकी जो एक्टिवेशन है, अगर वो एक्टिवेशन, अब सपोज़ ये इस तरफ एक्टिवेशन है हमारे पास, ठीक है, थीटा को इग्नोर कर दें जो लिखा हुआ है, तो इस तरफ मेरे पास एक्टिवेशन है, तो मैं कहता हूँ जी कि अब यहाँ पे तकरीबन एक्टिवेशन की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 है। तो अगर एक्टिवेशन इस 3 से आगे जाएगी इस तरफ, तो आप देखें आउटपुट यहाँ पे फिक्स हो गई है बीटा के ऊपर, वो बीटा को कभी क्रॉस नहीं करेगी, बीटा से ऊपर नहीं जाएगी। और अगर मेरे पास जो एक्टिवेशन है वो सपोज़ यहाँ पे जो है वो तकरीबन सपोज़ -3 है, इस जगह पे एक्टिवेशन -3 है, तो इससे ऊपर इससे कम अगर आप एक्टिवेशन की वैल्यू आपके पास आएगी न्यूरॉन की, तो वो -3 ही आउटपुट देगा, उससे मज़ीद कम नहीं करेगा। और उसके बीच यानी ये पहली कंडीशन है कि अगर एक्टिवेशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा देन आउटपुट इज़ बीटा, और इफ़ एक्टिवेशन इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस बीटा देन आउटपुट इज़ माइनस बीटा। ये तो हो गया। बीच वाली कंडीशन ये है कि अगर एक्टिवेशन माइनस बीटा और बीटा के दरमियान हो कहीं पे, तो फिर आपकी आउटपुट वही होगी जो एक्टिवेशन है दरअसल। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से अब ये एक्चुअली मैंने तो अपने अंदाज़े से एज्यूम किया था इसको, तो ये जो फंक्शन प्लॉट हुआ है ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। यानी इसको अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेशन अगर जो है वो लेट्स से कि मैं कह देता हूँ, असल में इसे कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि ये ओरिजिन में से पास होना चाहिए था, इस तरह से यूँ होना चाहिए था जी, यहाँ पे कहीं करके -3 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे -3 होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर हम अदरवाइज़ हम क्या कह रहे हैं कि आउटपुट वही होगी जो एक्टिवेशन होगी। तो एक्टिवेशन 0 होगी तो आउटपुट क्या होनी चाहिए? 0। तो इसे ओरिजिन में से पास होना चाहिए ना फिर इन दैट केस, कि अगर एक्टिवेशन 0 है तो आउटपुट 0, अगर एक्टिवेशन 1 है तो आउटपुट भी यहाँ पे 1 होनी चाहिए, अगर एक्टिवेशन 2 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आउटपुट भी यहाँ पे 2 होनी चाहिए, और अगर एक्टिवेशन 3 है तो आउटपुट 3 होनी चाहिए, और अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर आउटपुट 3 ही रहेगी। इसी तरह से आप अपोजिट साइड पे देख सकते हैं, अगर एक्टिवेशन जो है वो तकरीबन -1 है, यहाँ पे -1 है, तो फिर सॉरी यहाँ पे -1 है तो आउटपुट -1 होनी चाहिए, अगर एक्टिवेशन -2 है तो आउटपुट -2 होनी चाहिए यहाँ पे, और अगर एक्टिवेशन -3 है तो आउटपुट यहाँ पे -3 होनी चाहिए। तो बेसिकली इस तरह का फंक्शन बनेगा, इसे हम कहते हैं रैंप फंक्शन, और इसमें आप एक अपर और एक लोअर लिमिट फिक्स कर देते हैं, उसके बीच जो भी एक्टिवेशन आएगी वही आपकी आउटपुट होगी, और अगर उस अपर लिमिट से ऊपर जाएंगे तो फिर वो एक्टिवेशन अपर लिमिट को क्रॉस करेगी, तो फिर आप अपर लिमिट आउटपुट के तौर पर दिया करेंगे, और अगर वो एक्टिवेशन जो है लोअर लिमिट से नीचे जाएगी तो फिर आप लोअर लिमिट आउटपुट के तौर पर जनरेट किया करेंगे। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रैंप फंक्शन। दरअसल ये कॉम्बिनेशन है लीनियर फंक्शन का और स्टेप फंक्शन का। ठीक है जी, यानी कि अपर लिमिट से आगे और लोअर लिमिट से पीछे ये स्टेप फंक्शन बन जाता है, और अपर और लोअर लिमिट के बीच में ये लीनियर बन जाता है। तो यहाँ आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है जी, बाकी इसमें एक और चीज़ हो सकती है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अगर मैं कहूँ कि एक्टिवेशन जो है -बीटा और यानी ये वाला जो केस है इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर -बीटा और बीटा के दरमियान है तो फिर जो आउटपुट है वो एक्टिवेशन ज़रब गैमा होनी चाहिए, तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। ये फिर एग्जैक्ट लीनियर वाला बन जाएगा, क्योंकि पिछली स्लाइड पर हमने लीनियर देखा है। तो जब आप ये करेंगे ना, तो फिर आपकी ये जो बीच वाली लाइन है ये ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन में से पास हो, फिर जो पहले लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई थी वो आप उसे वैलिड कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे।
तो चूंकि यहाँ पे गैमा नहीं था तो फिर मैंने कहा कि उसे ओरिजिन में से ही पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्टिवेशन ही आपकी आउटपुट बन रही है, तो एक्टिवेशन जब ज़ीरो होगी तो आउटपुट भी ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसे गैमा से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि एक्चुअली एक लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है, तो फिर आपकी लाइन जो है वो ओरिजिन से हट भी सकती है, आगे पीछे भी कहीं बन सकती है। ओके जी, अब आगे हम कुछ और फंक्शंस देखते हैं। ओके, देयर इज़ अनदर फंक्शन, और इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये सिग्मॉइड फंक्शन है, या इसे लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं। ये थोड़ा सा गलत प्लॉट हो गया, इसे लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं। और इसकी वर्किंग, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास जो भी इनपुट एक्टिवेशन बनेगी, जो न्यूरॉन की एक्टिवेशन जनरेट होगी, वो हम इस फंक्शन में जब पास करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, 1/1 प्लस ई पावर माइनस, अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें एक माइनस था, इसको थोड़ा सा ये जनरल फॉर्म है। वहाँ पे हम कहते थे 1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्टिवेशन, यानी यहाँ पे मैं एक्टिवेशन कहता हूँ तो वहाँ पे हम क्या कहते थे, थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो ये एक्टिवेशन दरअसल थीटा ट्रांसपोज एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन नाम रख दिया। लेकिन यहाँ एक और काम किया जा रहा है, साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक लैम्डा, एक अजाफी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यूँ कह लें कि ये सिग्मॉइड फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म है। वो जो थी वो इतनी जनरलाइज नहीं थी, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का रोल आप देख सकते हैं कि द पैरामीटर लैम्डा कंट्रोल्स द स्टीपनेस ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, ये जो यहाँ से ये जो फंक्शन इस तरह से जा रहा है, इसकी स्टीपनेस को कंट्रोल करेगा। आप लार्जर करते जाएंगे अगर लैम्डा को, तो ये इसकी स्टीपनेस कम होती चली जाएगी और ये स्टेप फंक्शन के जैसा बनता चला जाएगा। यानी मैं अगर थोड़ा सा लैम्डा को एनलार्ज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे मैं पहले मिटा दूँ, अच्छा जी, अब मैं अगर लैम्डा को थोड़ा एनलार्ज करता हूँ तो ये शायद थोड़ा सा फिर इस तरह की बनेगी फॉर्म, और अगर मैं लैम्डा को फर्दर और ज़्यादा एनलार्ज करता हूँ तो फिर और ये लाइन जो है ये तकरीबन इस तरह से बनेगी। ठीक है जी, सॉरी आगे ये सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। और एक टाइम आएगा कि अगर आप बिल्कुल कह लें कि एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं लैम्डा की जो बहुत हाई वैल्यू है, तो ये आप देखेंगे जैसे एक स्टेप फंक्शन होता है, ये एक स्टेप फंक्शन की शक्ल बन जाएगी। तो यूँ समझ लें कि लैम्डा जो है वो कंट्रोल करेगा स्टीपनेस को, इस इनर जो कह लेंगे इसका जो हिस्सा है उसको। और अगर आप लैम्डा बहुत हाई रख देंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये स्टेप फंक्शन के जैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा, या उस तरह से ही प्लॉट होना शुरू हो जाएगा, और ये स्टेप फंक्शन ही बन जाएगा फॉर अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिसमें कि यहाँ पे लैम्डा जो है उसको आप कह लें कि इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर दे, लेकिन वो वैसे ही बहुत बड़ी वैल्यू के लिए भी तकरीबन यही काम करेगा। तो आप ये यहाँ से फिर ये डिराइव कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लैम्डा रोल क्या प्ले कर रहा है। तो उस वक्त हमने लैम्डा को 1 रखा था, और यूजुअली हम 1 ही रखते हैं, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि यूजुअली हम उसे 1 रखते हैं ताकि एक नॉर्मल इसकी जैसे कि स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म है वो फॉर्म रहे। अलबत्ता अगर आप चाहें कि इसकी स्टीपनेस को थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो फिर आप लैम्डा से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से ये इसकी थोड़ी सी जेनेरिक फॉर्म है, अदरवाइज़ आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं। तो एक और यहाँ पे बात की गई है कि सिग्मॉइड फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस वर्जन ऑफ रैम्प फंक्शन। तो आप ज़रा देखें, इसे थोड़ा सा रिलेट करें, तो जो पिछली स्लाइड पर आपने रैम्प फंक्शन देखा था, ये उसका कंटिन्यूस वर्जन है। यानी इसमें सडनली वो उस पर फिक्स नहीं हो जाता, बड़ा ग्रेजुअली, यानी एक बीटा का वहाँ पे फिक्स कर देते थे और हम कहते थे कि सडनली एक नंबर पे जाके फिर वो बिल्कुल बीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली वो ओके। देन देयर इज़ अनदर एक्टिवेशन फंक्शन कॉल्ड हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है या एक्सप्लेनेबल है कि आप इसे एक्टिवेशन पास करते हैं। ठीक है जी, तो एक्चुअली ये क्या करता है कि लैम्डा को एक्टिवेशन से मल्टीप्लाई करके उसका एक्सपोनेंशियल लेता है, उसमें से फिर लैम्डा को माइनस लैम्डा को एक्टिवेशन से मल्टीप्लाई करके उसके एक्सपोनेंशियल को उसमें से माइनस करता है, इस तरह से ये, और उसको डिवाइड करता है फिर इन दोनों से। यानी ये न्यूमरेटर है और ये नीचे जो है ये डिनोमिनेटर है।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखा जाए तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि 2/1 प्लस ई पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्टिवेशन मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 उसमें से हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, माइनस उसमें से 1 हो रहा है। अब इसमें फ़र्क क्या है इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो सिग्मॉइड फंक्शन था उसकी जो आउटपुट है उसकी रेंज होती थी 0 से लेके 1 पर। ठीक है जी, एग्जैक्ट 0.5 आउटपुट आती थी जब आपकी एक्टिवेशन 0 के बराबर होती थी, और जब एक्टिवेशन 0 से ऊपर होती थी, पॉजिटिव होती थी, तो फिर उसका जवाब 0.5 से 1 की तरफ जाना शुरू हो जाता था, लेकिन कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करता था, बेशक आप एक्टिवेशन की वैल्यू इन्फिनिटी पे ले जाएं। और दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देता था। ये सिग्मॉइड फंक्शन की फंक्शनलिटी थी। तो सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसका यूँ समझ लें कि अगर रेंज आपको 0 से 1 नहीं बल्कि -1 से 1 रिक्वायर्ड है, तो फिर आप वहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन। और हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन को भी अगर आप प्लॉट करके देखें तो ये ऐसा ही नज़र आता है जैसे कि सिग्मॉइड है, लेकिन इसकी रेंज डिफरेंट हो गई है यहाँ पे कि इसमें आप देखें कि इसकी अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, जबकि सिग्मॉइड की अपर लिमिट तो 1 थी, लोअर लिमिट 0 थी उसकी। तो ये यहाँ पे आप जानते हैं कि आपके पास y है और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक्टिवेशन है। और उसमें क्या था कि जब एक्टिवेशन 0 होती थी तो आपके उस फंक्शन की वैल्यू सिग्मॉइड की आती थी 0.5। यहाँ पे ये है कि जब एक्टिवेशन 0 होगी तो आपकी एक्चुअल आउटपुट भी 0 होगी। कैसे, वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेशन 0 पुट कर दूँ इस फॉर्मूला में, तो माइनस लैम्डा इंटू 0 जवाब आएगा 0, और e पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो जब आप 2 से 2 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, और इस 1 में से जब ये वाला 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 0। तो इस वजह से जब आप इसमें एक्टिवेशन जो है वो 0 पुट करेंगे तो आउटपुट 0 आएगी। अगर एक्टिवेशन इज़ ग्रेटर दैन 0 तो आउटपुट 0 से 1 की रेंज में आएगी, और अगर एक्टिवेशन जो है वो लेस दैन 0 है तो आउटपुट जो है वो 0 से -1 की रेंज में आएगी। तो ये बेसिकली कह लें कि हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन है। समटाइम्स हमें सिग्मॉइड की बजाय इसको यूज़ करना पड़ता है अगर हमने रिक्वायर्ड है रेंज -1 से लेके 1 तक। ओके जी, तो हमने इनफ एक्टिवेशन फंक्शंस की बात कर ली। देयर आर मैनी अदर एक्टिवेशन फंक्शंस, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट और इस तरह से कुछ और भी हैं, गॉसियन को भी यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल हम उन डिटेल्स में फ़िलहाल नहीं जा रहे, ये इनफ हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़े। तो आगे बात करते हैं कि व्हाट इफ़ वी वांट टू यूज़ एन एक्टिवेशन फंक्शन अदर दैन दिस स्टेप फंक्शन। अगर मुझे अब स्टेप के अलावा ये जो हमने पढ़े हैं इनमें से कोई यूज़ करना है तो फिर क्या होगा, वो हम देखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा कह लें कि वो जो एरर फंक्शन वगैरह बनता है जिसका डेरिवेशन लिया जाता है टू अपडेट द वैल्यूज़ ऑफ थीटास ग्रेडियंट डिसेंट में, वो भी चेंज होगा और उस पर भी असर आएगा। तो फिर हम देखेंगे कि क्या किया जाएगा वहाँ पे। तो परसेप्टन लर्निंग रूल जो है वो उस तरह से हम काम नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे हम नहीं लेंगे। वो स्टेप फंक्शन या हार्ड लिमिट फंक्शन के साथ हम उसे यूज़ करते थे। तो सो वी नीड सम अदर एल्गोरिदम, और वो हम ग्रेडियंट डिसेंट अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, बिफोर टू टॉक अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट लेट्स टॉक अबाउट जनरलाइज्ड डेल्टा रूल। तो उससे पहले वही जनरलाइज्ड डेल्टा रूल बेसिकली वो रूल है जो वेट अपडेट करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के अंदर बनाया जाता है। तो ये वही रूल है जो आप लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी उसका वेट अपडेट रूल जो बना रहे थे उसी तरह का ये रूल है। अलबत्ता इसमें चूँकि एक्टिवेशन फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसका डेरिवेशन भी लेना पड़ जाएगा, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको दोबारा से देख रहे हैं। अदरवाइज़ ये एग्जैक्ट उस तरह का होता तो हम उसे यहाँ पे दोबारा ना देखते। ओके जी, मैं इससे पहले कि जनरलाइज्ड डेल्टा रूल को डिराइव करके दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक न्यूरॉन की वर्किंग को दोबारा से एक नज़र देख लें। तो मैंने यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाया है जी। इस न्यूरॉन को दो इनपुट्स आ रही हैं x1 और x2। डेटा सेट ऊपर बना हुआ है। इस डेटा सेट के अंदर दो फीचर्स हैं x1 और दूसरा फीचर है x2। तो यहाँ पे दो फीचर्स के साथ तीसरा आपको पता है x0 हम एक टर्म ऐड कर लेते हैं, बाइस टर्म, और इसको या 1 पे फिक्स कर दिया जाता है या -1 पे। तो मैंने इस डेटा सेट में इसको 1 पर फिक्स किया हुआ है।
ठीक है जी। तो बाकी आपको पता है कि x1 के साथ w1 एक वेट वर्ड मल्टीप्लाई होगा, x2 से w2 वेट मल्टीप्लाई होगा, जैसे उधर θ1 θ2 होते थे, और x0 से या जो बायस टर्म है उसके साथ w0 वेट मल्टीप्लाई होगा। और ये जो भी वेट्स हैं ये मुतल्लिका इनपुट्स के साथ ज़रब खा के आपस में जमा हो जाएंगे। हम एक समेशन या वेटेड सम कंप्यूट करेंगे, और वो जो वेटेड सम है या समेशन है उसको हम कह देते हैं एक्टिवेशन। याद रखें ये सेम वही चीज़ है जो आप लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते रहे हैं, जिसे आप कहते थे थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स। तो यहाँ पे ये थीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स को एक्टिवेशन या समेशन का ही नाम दिया जा रहा है। फिर ये जो एक्टिवेशन फंक्शन, ये एक्टिवेशन कंप्यूट हुई है, ये एक्टिवेशन फंक्शन को दे दी जाएगी, और एक्टिवेशन फंक्शन उससे फाइनल आउटपुट कंप्यूट करेगा जिसको हम y एक्चुअल का नाम देंगे। एक्चुअल क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि एक आउटपुट वो होगी जो हम प्रिडिक्ट करेंगे, जिसको हम कंप्यूट करेंगे, और एक आउटपुट वो होगी जो एक्चुअल ट्रेनिंग सेट के अंदर गिवन होगी आउटपुट, उसको हम नाम दे देंगे y डिज़ायर्ड का। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन वाले उसमें जाऊं, वहाँ पे जो हमने डेटा सेट में बात की थी, तो उस वक्त हम डिज़ायर्ड आउटपुट को y कह देते थे सिंपली, और जो हमारा मॉडल आउटपुट कंप्यूट करके देता था उसको हम कह देते थे हाइपोथेसिस h। तो यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज है जी। तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो है जो हाइपोथेसिस या प्रिडिक्ट की गई है, और डिज़ायर्ड आउटपुट वो है जो डेटा सेट में एक्चुअली गिवन है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, आपको याद होना चाहिए है, दोनों में, लॉजिस्टिक में भी और लीनियर में भी, हम एरर निकालते थे। एरर क्या होता था? एरर ये होता था कि डिज़ायर्ड आउटपुट का और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस निकाल के उसका या एब्सोल्यूट ले लेना या स्क्वायर ले लेना। एब्सोल्यूट या स्क्वायर इसलिए ले लेते थे ताकि नेगेटिव जो साथ है उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तब भी नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, और जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तब भी। तो अगर वो फॉर्मूला आप याद करें तो वो कुछ ये था उधर ये था h माइनस वाई। h क्या था वहाँ पे? h वो था जो आउटपुट आपने कंप्यूट की, और y क्या था जो डेटा सेट में गिवन है। यहाँ पे हमने h माइनस वाई की बजाय y माइनस एच कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ उस बुक की नोटे के अंदर उसने फार्मूला इस तरह से लिया है, तो इस वजह से मैं उस तरह लिख रहा हूँ। लेकिन आप याद रखें कि जब आप स्क्वायर ले लेते हैं किसी चीज़ का या एब्सोल्यूट ले लेते हैं, तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि a में से माइनस कर रहे हैं b को या b में से a को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में जो जवाब आना है उसका आपने एब्सोल्यूट ले लिया तब भी नेगेटिव का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने उसका स्क्वायर ले लिया तब भी नेगेटिविटी जो उसमें थी उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ता कि h माइनस वाई किया जाए या y माइनस एच किया जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने y माइनस एच किया है। y मतलब यहाँ पे जो डिज़ायर्ड आउटपुट है जो डेटा सेट से आ रही है, और h मतलब है जो आपके प्रिडिक्टेड आउटपुट है जो आपने मॉडल से कंप्यूट करवाई है। तो मैं यहाँ पे अब h और y नहीं कहूँगा बल्कि y डिज़ायर्ड और y एक्चुअल कहूँगा, और आई होप कि आप इसको रिलेट कर लेंगे अब, क्योंकि मैंने बता दिया है कि यहाँ पे y डिज़ायर्ड से मुराद एक्चुअल, वहाँ पे जो y होता था वो है, और y एक्चुअल से मुराद h है जो कि प्रिडिक्ट किया जाता था। तो अब हमने क्या किया जी, एक्चुअल यानी डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल यानी डिफरेंस निकाला, और फिर उसका ले लिया स्क्वायर। जब स्क्वायर लिया तो ये एक सैम्पल था। अब ये जो समेशन है ये आपको पता है कि अगर आपके पास i इज़ इक्वल टू सपोज़ 1 से लेके m नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं, तो आपको पता है कि ये समेशन इस तरह चलती है। तमाम सैम्पल्स के लिए जो आपकी आउटपुट आ रही है मॉडल की और जो एक्चुअल आउटपुट है उनका डिफरेंस निकाल के स्क्वायर लेके आपने जमा कर लिया, और फिर फाइनली आपने m से डिवाइड कर दिया उसे। तो आप कहेंगे जी वहाँ पे तो हम 2m से डिवाइड करते थे, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वहाँ भी कहा था कि आप 2 अगर रखते थे तो इसलिए रखते थे कि कल को जब बाद में डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 उससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहें तो अभी भी 2 लिख दें, लेकिन चूँकि यहाँ पे नहीं है तो इस वजह से मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माँ सिवाय इसके कि जब डेरिवेशन लेंगे तो थोड़ा डेरिवेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा 2 ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो उस 2 को रख लें, चाहे तो ना लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगेन। तो ये तो वो एरर फंक्शन है जो आपने लीनियर रिग्रेशन के अंदर यूज़ किया, या आपने उसे जो हमारा था नहीं, उसमें हमारा थोड़ा चेंज हो गया था, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, लेकिन उसका डेरिवेटिव वही आया था जो लीनियर रिग्रेशन में है। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल ये वही एरर फंक्शन है जी,
जिस एरर फंक्शन को आप देख चुके हुए हैं फॉर इन लीनियर रिग्रेशन। और इसमें सिर्फ एक दो डिफरेंसेस हैं, वो मैंने बता दिए हैं कि यहाँ पे 2 यूज़ नहीं हो रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख भी दें ना भी लिखें। और दूसरी तरफ वहाँ पे हाइपोथेसिस में से आपकी वाई आउटपुट माइनस होती थी, यहाँ पे अब असल वाई आउटपुट में से हाइपोथेसिस वाली माइनस हो रही है। तो ये जो वर्जन था जिसमें सारे ये समेशन की वजह से सारे सैम्पल्स का डिफरेंस सम करके मीन लिया जाता था, मीन स्क्वायर्ड एरर इसे कहते थे, ये बैच वर्जन था। एक और वर्जन है जो हमने परसेप्ट्रल लर्निंग रूल के अंदर बात की, जिसे स्टोकेस्टिक या इंक्रीमेंटल अप्रोच कहते हैं। स्टोकेस्टिक वर्जन में ये था कि एक सैंपल के ऊपर एरर निकाला और उसके बाद वेट अपडेट किए, फिर दूसरे अपडेटेड वेट के साथ दूसरे सैंपल को प्रिडिक्ट किया। तो वो जो अगर फॉर्मूला देखें तो उसमें फिर एरर फंक्शन क्या बनता है, जिसमें सारे सैंपल इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर एरर फंक्शन बहुत ही सिंपलीफाई हो जाता है कि वाई डिज़ायर्ड, यानी वो जो डेटा सेट वाली असल आउटपुट है उसमें से जो प्रिडिक्टेड है उसे माइनस किया, उसका स्क्वायर ले लिया। अब इसमें ना तो कोई समेशन रिक्वायर्ड इसलिए नहीं है कि सारे सैंपल्स की तो बात नहीं हो रही, सिर्फ उस करंट सैंपल की बात हो रही है जिस सैंपल के ऊपर आप इस वक्त डेटा सेट में मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें पहले सैंपल की बात हो रही है तो सिर्फ पहले सैंपल के अगेंस्ट आपने प्रिडिक्शन ली और उसकी जो असल आउटपुट है वो आपने देखा कि जी डेटा सेट के अंदर जो है वो 1 है और आपकी जो आउटपुट आई है सपोज़ वो 0 है, तो डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर ले लेना, ठीक है जी। और ना तो कोई मीन लेने की ज़रूरत है ना समेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बैच वर्जन नहीं है, ये स्टोकेस्टिक वर्जन है। तो अब हम स्टोकेस्टिक वर्जन को लेके चल रहे हैं, इसी की हम बात करेंगे। तो अब आप देख लीजिए कि अब आपका जो एरर फंक्शन है वो ये हो गया है दरअसल ये वही, सिर्फ इसमें समेशन और डिवीज़न बाई m नहीं है, जिसकी वजह से वो तमाम सैंपल्स के ऊपर काम करता था। तो अब हम 1 बाई 1 एक सैंपल के मुताबिक वेट अपडेट किया करेंगे और दूसरे सैंपल पर मूव कर जाया करेंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा हमने बात कर ली वर्किंग ऑफ न्यूरॉन की भी और साथ कुछ एरर्स की भी। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जनरलाइज्ड डेल्टा रूल की तरफ हम जा सकते हैं। अब हम जनरलाइज्ड डेल्टा रूल की बात कर सकते हैं। तो अब जनरलाइज्ड डेल्टा रूल बेसिकली क्या है कि भाई वेट कैसे अपडेट करना है। तो उसके पीछे इंट्यूशन वही है जो इंट्यूशन मैंने आपको समझा दी थी कि उसमें लीनियर रिग्रेशन वगैरह में, कि वेट अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरर फंक्शन का डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। और क्यों लेंगे वो उसके पीछे वही वजह है, वो अब मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा अगर आप समझना चाहते हैं कि एरर फंक्शन का डेरिवेशन क्यों लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेट टू अपडेट दैट वेट, तो उसके पीछे आप जाके थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें कॉन्सेप्ट। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जनरलाइज्ड डेल्टा रूल ये है कि आपने एरर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेट WI। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेट अपडेट करने का जो रूल लिखा हुआ है वो ये है कि वही वाला कि ओल्ड वेट में से आपने माइनस करना है लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। तो आपके पास न्यू फॉर्म ऑफ वेट आई आ जाएगी। तो ये वही सेम वही फॉर्मूला है जो आपने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था और जो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखा था। तो ये सेम रूल तो वही है। अब देखना ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एरर जो है विद रिस्पेक्ट टू WI कैसे आएगा और क्या आएगा, ठीक है जी। और अगर हम बात करें स्टोकेस्टिक वर्जन की, तो फिर आपके पास ये जो डेरिवेटिव है ये वाला वो आएगा जी -2 इंटू माइनस वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन इंटू XI। अगर आप इसको रिलेट करें, और ये सेम वही डेरिवेटिव है जो डेरिवेटिव आपने निकाला था लीनियर रिग्रेशन के लिए भी और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी, सिवाय इस एक कंपोनेंट के। ये कंपोनेंट उसमें नहीं था अगर आप इसे रिलेट करें तो। बाकी सारा कुछ है आपको, यानी अगर मैं इसको ज़ाहिरी इसकी फॉर्म को उसके साथ मैच करूं जो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आपने वेट अपडेट रूल बनाया था और उसमें डेरिवेटिव लिया था, तो ये सेम वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 2 आप कह रहे हैं कि अगर आप कहें कि यहाँ पे 2 आ गया वहाँ पे 2 नहीं था,
तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आपने 1/2m से डिवाइड किया हुआ था और वो 2 से कैंसिल हो जाता था। अब 1/m यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये बैच वर्जन नहीं है। समेशन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बैच वर्जन नहीं है। उसमें समेशन और 1/m था और 2 उसमें 2 से कैंसिल हो जाता था क्योंकि आपने इजाफी 1/2 से डिवाइड किया हुआ था एरर फंक्शन में। हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ। बाकी ये आप देखें कि जी आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। तो इसकी वजह ये है कि वहाँ पे यानी इजाफी एक माइनस इसमें इसलिए आ रहा है कि वहाँ पे आपने किया हुआ था हाइपोथेसिस माइनस एक्चुअल वाई जो गिवन है, गिवन वाई डिज़ायर्ड जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल कर रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक इजाफी माइनस इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस वजह से, लेकिन उस ज़ाहिरी बात है उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे जो है वो माइनस इसके साथ ऑलरेडी इसमें यूज़ हो रहा था, तो इस वजह से वो डेरिवेटिव में आ रहा है। इसी तरह से आप इसको अगर बैच वर्जन का डेरिवेटिव लें तो ये आपको एग्जैक्टली वो वाला नज़र आ रहा है जो आप उधर यूज़ करते हैं। सिर्फ ये इसमें इजाफी 2 नज़र आ रहा है, तो आपको पता है कि वहाँ पे 1/2 से आपने डिवाइड किया था, यहाँ पे नहीं किया, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक इजाफी 2 नज़र आ रहा है। बाकी वही माइनस 1/m समेशन डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल, और ये एक कंपोनेंट अगेन ज़ाहिरी बात है कि इसमें हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेशन इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। तो ये डिराइव कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड्स में, लेकिन मैंने पहले ये दिखा दिया कि बेसिकली जो डेरिवेशन लेने के बाद जो चीज़ आएगी आपके पास वो वही होगी जी जो ग्रेडियंट डिसेंट में लीनियर रिग्रेशन के लिए थी और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी थी। सिर्फ एक कंपोनेंट का डिफरेंस होगा और वो कंपोनेंट है डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये डिराइव कैसे होगा, ये वाला जो रूल है ये इसका डेरिवेशन। ओके, यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने एक बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक्सप्लेन की है, और या अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि आगे जो हमने दूसरा एक एल्गोरिदम पढ़ना है वेट्स अपडेट करने का, जिसे हम बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम कहते हैं, वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। और रूल ये है कि हमने डेरिवेशन लेना है, यहाँ पे अगर आप देखें डेरिवेशन ऑफ एरर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, और मैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एरर फंक्शन देखूँ तो एरर फंक्शन है मेरे पास ये y डिज़ायर्ड माइनस y एक्चुअल का स्क्वायर, और अगर इसे थोड़ा सा हम एलेबरेट करके लिखें तो हमें पता है कि ये कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास y डिज़ायर्ड है वो तो खैर y डिज़ायर्ड तो आपको डेटा सेट में से मिलेगा, मैं उसे yd लिख देता हूँ। अब वो जो y एक्चुअल है वो आपको पता है कि वो बराबर है f ऑफ एक्टिवेशन के एक्टिवेशन जो आई थी उसको एक एक्टिवेशन फंक्शन में पास किया था, और एक्टिवेशन फंक्शन ने जो जवाब दिया था उस जवाब को मैं कह रहा हूँ कि वो y एक्चुअल के बराबर है जी। तो इसलिए मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ। थोड़ा सा और इसे इलेबरेट करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि जो एक्टिवेशन है वो किसके बराबर है, तो y डिज़ायर्ड माइनस, मैं यहाँ पे थोड़ा मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, f ऑफ, अब एक्टिवेशन किसके बराबर है, एक्टिवेशन को फर्दर खोल के लिख लेते हैं। तो एक्टिवेशन बराबर है समेशन के, और समेशन क्या थी कि W0 इंटू x0 प्लस W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W0 इंटू x0, ठीक है जी। x0 आपको पता है कि वो 1 है, बेशक 1 है, साथ लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना तो आप ना लिखें, या लिखना है तो आप लिख दीजिए, डेरिवेशन लेने में आसानी हो जाएगी कल को। प्लस W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2, ये आपका एक्टिवेशन। तो yd माइनस f ऑफ W0 x0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 और इसका सारे का स्क्वायर।
ये है वो एरर फंक्शन जिसका डेरिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई। ठीक है जी। तो अब इसमें एक जो चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो ये एफ है, ये जो एफ फंक्शन है, क्योंकि एरर फंक्शन डायरेक्टली डब्ल्यू आई पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो एरर फंक्शन डिपेंड कर रहा है वाई एक्चुअल पर, या वाई एक्चुअल कह लें या एफ ऑफ एक्टिवेशन, एक ही बात है। मतलब वाई एक्चुअल वही चीज़ है जो एफ ऑफ एक्टिवेशन है। तो ई डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, उसमें वाई एक्चुअल डायरेक्टली यूज़ हो रहा है वाई एक्चुअल पर। वाई एक्चुअल डिपेंड कर रहा है, अगर आप ये एरो देखें तो वाई एक्चुअल डिपेंड कर रहा है उस एक्टिवेशन पर। वाई एक्चुअल मतलब एफ ऑफ एक्टिवेशन के एफ का जवाब क्या आएगा, एक्टिवेशन पर डिपेंडेंट है। और एक्टिवेशन फिर डिपेंड कर रही है, अगर आप इस एरो को देखें, WI पर। तो मैं WI अगर फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर W1 एज्यूम कर लूँ तो W1 पर। अगर आप W2 की बात करते तो फिर मैं कहता एक्टिवेशन इज़ आल्सो डिपेंडिंग ऑन W2। तो आप समझें कि अगर आपने W1 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है एरर का, तो एरर डायरेक्टली W1 पर डिपेंडेंट नहीं है। एरर डिपेंडेंट है वाई एक्चुअल पर, वाई एक्चुअल डिपेंडेंट है एक्टिवेशन पर, एक्टिवेशन डिपेंडेंट है देन W1 पर। तो ये एक चेन रूल बनेगा। कि चेन रूल क्या बनेगा वो आप यहाँ पे देखें। चेन रूल का आपको पता है कि जो हम पार्शियल इसमें जब डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो इसमें जो चेन रूल बनेगा कि डेरिवेशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल, जाहिर बात है कि वो वाई एक्चुअल पर डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेशन ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई। कि भाई एरर डिपेंड कर रहा है वाई एक्चुअल पर, जो एक्चुअल आउटपुट आई है, और वो वाई एक्चुअल आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रही है, आगे हम कह दिया, डब्ल्यू आई पर। तो पार्शियल डेरिवेटिव ये बना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। लेकिन अगर हम इस सेकंड वाले पोर्शन को देखें, इस सेकंड कंपोनेंट को, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको देखें, तो इसमें अगेन वाई एक्चुअल डायरेक्टली डब्ल्यू आई पर डिपेंड नहीं कर रही। वाई एक्चुअल अगेन एक्टिवेशन पर डिपेंड कर रही है, और एक्टिवेशन आगे डिपेंड कर रही है डब्ल्यू आई पर, जैसे कि मैंने ऊपर उसे प्लॉट करके भी दिखाया। तो फिर मुझे इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा इलेबोरेट करना होगा कि वाई डेरिवेशन ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू वेट आई इज इक्वल टू, अब वाई एक्चुअल किस पर डिपेंडेंट है, एक्टिवेशन पर, तो मैं कहूँगा डेरिवेशन ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, क्योंकि वो एक्टिवेशन पर डिपेंड कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। ये अब मेरे पास अपडेटेड फॉर्मूला बनेगा। तो अगर मुझे निकालना है कि वाई एक्चुअल का रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, तो मुझे निकालना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई आई। और अगर आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके लिखना चाहते हैं तो वाई एक्चुअल आप जानते हैं कि बराबर किसके है, एफ ऑफ एक्टिवेशन के। एफ ऑफ एक्टिवेशन यानी वो जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें जो एक्टिवेशन पास करते हैं और फिर जो जवाब आता है उसे वाई एक्चुअल कहते हैं। तो मैं अब वाई एक्चुअल की जगह पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्टिवेशन। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है या ये जो कह लें कि पार्ट है, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि वाई एक्चुअल की जगह पे एफ ऑफ एक्टिवेशन लिख दिया। तो अब मेरे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। तो अब मैं पुट कर सकता हूँ इस चीज़ को यहाँ पे, और फिर मेरे पास जो रिजल्टेंट फॉर्म आएगी वो ये होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल multiplied by rate of change of activation f of activation with respect to activation multiplied by rate of change of activation with respect to weight I। I hope कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर इसका डेरिवेशन लेना है, ये जो मैंने फॉर्म बनाई है, तो मैं अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से निकाल सकता हूँ कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले मैं कहूँगा कि एरर इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल
फिर आगे एफ ऑफ एक्टिवेशन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, और फिर आगे एक्टिवेशन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई, तो मेरे पास रिजल्टेंट फॉर्म आ जाएगी। तो वो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो वो डेरिवेशन अब आपको नज़र आएगा। तो वो जो 3 कंपोनेंट्स हैं आपने याद रखने। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। ये हमने बनाया था। तो ये जो सेकंड है इसको तो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे पहले फर्स्ट को देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल। ठीक है जी। तो मेरे पास एरर था क्या कि एरर था वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल का स्क्वायर। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल का स्क्वायर डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल। तो वाई एक्चुअल की बुनियाद पर अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है कि ये जो 2 है ये शुरू में ज़रब खा जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2, और पहले तो ये एज इट इज आ जाएगा वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल, ये आ गया आपके पास। और फिर उसके बाद अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनको वाई एक्चुअल के विद रिस्पेक्ट जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डिज़ायर्ड तो कांस्टेंट कंसीडर होगा ना इसमें, तो वाई एक्चुअल इस पार्ट में यानी माइनस के जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसमें वाई एक्चुअल यूज़ ही नहीं हो रहा, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो इस पोर्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल तो इसका आएगा -1। तो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इस टर्म के साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो इस वजह से यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये वाला माइनस। तो फिर आ जाएगा -2 इंटू वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल। तो बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअल ये डेरिवेटिव आ रहा है जी। अब सेकंड कंपोनेंट ये वाला जो पार्ट था, इसको आपने देखा कि पिछली स्लाइड में हमने जब इलेबोरेट करके लिखा तो ये फॉर्म बनी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई। अच्छा, ये जो अब पहला कंपोनेंट है ना जी, ये इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट आप देख रहे हैं, यानी इसमें भी 2 हिस्से हैं, तो ये जो पहला हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से को यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, अब ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा है। अगर ये सिग्मॉइड है तो डेरिवेशन कुछ और आएगा क्योंकि आपका फॉर्मूला कुछ और होगा। अगर ये रैंप है तो कुछ और आएगा। इस तरह से अगर ये बाकी जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई है तो उस हिसाब से आएगा। तो अब थोड़ा जनरलाइज करके लिखने के लिए, एक जेनेरिक फॉर्म बनाने के लिए हमने कह दिया कि ये जो पोर्शन है इसका चूँकि डिपेंडेंस है एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर, तो इसको हम सिंपली लिख लिया करेंगे जी एफ प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, कि भाई जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन। तो वो अब डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन है, तो वो उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव निकला करेगा और वो हम यहाँ पुट कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर ये सिग्मॉइड फंक्शन था, इफ़ एफ ऑफ एक्टिवेशन बराबर था 1/1 प्लस ई पावर माइनस लैम्डा इंटू एक्टिवेशन, ये सिग्मॉइड है, तो फिर अगर इसका बाकायदा डेरिवेटिव निकाला जाए तो वो डेरिवेटिव बराबर आता है, यानी एफ प्राइम जो आएगा उस फंक्शन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन वो होगा एफ ऑफ एक्टिवेशन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है जी। तो इन एक्टिवेशन फंक्शंस के डेरिवेशंस क्या आते हैं ये फ़िलहाल आप निकाल के या आप इनको मैं एक आपको हैंड आउट शेयर कर दूंगा जिसके अंदर इस डेरिवेशंस इनके मौजूद होंगे कि ये कैसे डिराइव होते हैं। तो फ़िलहाल वो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, वो एक अलग से फिर 10-15 मिनट 20 मिनट की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, मुझे ऐड करना पड़ेगा वो मटेरियल भी। तो मैं वो मटेरियल आपसे शेयर कर दूंगा कि जी सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो एफ ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन कैसे आता है। अभी आगे जाके एक और फंक्शन की हम बात करेंगे, उसका डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा, लेकिन उसके डेरिवेशन वो डिराइव कैसे होता है, तो वो जो भी डेरिवेटिव रूल्स हैं वो अप्लाई करके वो डिराइव हो जाते हैं। तो वो रूल या उसका डेरिवेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसे खुद समझ लीजिएगा। तो बहरहाल आप फ़िलहाल आप ये एज्यूम करके या ये यहाँ तक इसको कह लें मान के आगे चल सकते हैं कि अगर सिग्मॉइड फंक्शन है तो उसका डेरिवेशन आएगा एफ ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन। ये कैसे आएगा ये मैं आपके साथ एक हैंड आउट, उसमें एक छोटा सा प्रूफ होगा 8-10 लाइनों का, 6-7 लाइनों का,
और जिसमें कुछ डेरिवेटिव रूल्स अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकाला गया होगा, यानी इसका डेरिवेटिव निकाला गया होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन, तो वो यही जवाब आएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये अब जो इसका सेकंड कंपोनेंट है, बेसिकली अगर सिग्मॉइड यूज़ कर रहे हैं आप, तो फिर उसकी जगह पे ये वाला पोर्शन आएगा जी, ये वाला सारा पोर्शन। उसके बाद आ जाएं इस तीसरे पोर्शन पे, ये वाला जो थर्ड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसमें डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेट आई। तो वो आप जानते हैं कि डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट आई क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन से मुराद ये है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ W0, साथ x0 1 है तो लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2। तो इस पूरे फंक्शन यानी इस पूरी फॉर्म का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास W है, अगर W1 के विद रिस्पेक्ट लेना है तो आपको पता है कि इसका अगर W1 के विद रिस्पेक्ट लेंगे तो ये टर्म में W1 यूज़ नहीं हो रहा, ये ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म में भी नहीं यूज़ हो रहा, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस टर्म में W1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ जब इसके W1 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेशन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1। ये सेम वही चीज़ है जो आपने लीनियर रिग्रेशन में भी डेरिवेशन उसका लिया था। इसी तरह से अगर W2 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते तो फिर पहले वाली दोनों टर्म ज़ीरो हो जाती और इस टर्म में से फिर x2 आ जाता। और अगर आप W0 के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते तो फिर ये दोनों टर्म्स जो थी ये ज़ीरो हो जाती और W0 के विद रिस्पेक्ट यहाँ से डेरिवेटिव लेने से आपके पास 1 आ जाता। तो लिहाजा ये या 1 आ जाता, या x0 होता तो x0 को 1 आप एज्यूम कर रहे होते हैं, तो x0 होता तो साथ x0 आ जाता। तो मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव WI के विद रिस्पेक्ट लेंगे तो आपके पास जवाब आएगा xi, W1 के विद रिस्पेक्ट लेंगे तो x1 आएगा, W2 के विद रिस्पेक्ट लेंगे तो x2 आएगा, W0 के विद रिस्पेक्ट लेंगे तो x0 आएगा। तो मतलब WI के विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास xi आंसर आएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी आंसर वुड बी xi। तो अब मैं इन तीनों को यहाँ पे अगर जोड़ दूँ, यानी मेरे पास फाइनल जो बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू WI, तो जो पहला पोर्शन था उसके अगेंस्ट आ जाएगा -2 इंटू वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल। जो सेकंड पोर्शन था उसके अगेंस्ट आ जाएगा डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन। तो वो एक्टिवेशन फंक्शन जोन सा होगा उसके मुताबिक डेरिवेटिव आएगा। अगर ये सिग्मॉइड होता तो फिर इसकी जगह पे आता f ऑफ एक्टिवेशन इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्टिवेशन। और फिर तीसरा जो पोर्शन है उसके अगेंस्ट आपके पास डेरिवेटिव आएगा xi। तो अगर आप देखें तो ये सेम वही आपके पास आ रहा है जवाब जो आपने यूज़ किया था उधर लीनियर रिग्रेशन में निकाला था या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी निकला था। यही सिर्फ ये जो पोर्शन है एक्टिवेशन फंक्शन वाला, चूँकि ये इसमें इस्तेमाल हो रहा है इजाफी, तो इसका डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जनरलाइज डेल्टा रूल कैसे आ रहा है, कैसे डिराइव हो रहा है, ये समझ आ चुका होगा। और अगर ये समझ आ गया है तो फिर आप इसे अब इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे आप ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में इसे इस्तेमाल करके लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी पैरामीटर्स को लर्न करते थे। ठीक है जी। ये अगर आप देखें नीचे सिग्मॉइड और लॉजिस्टिक फंक्शन के बारे में कि अगर सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ये आता है, ये सिग्मॉइड फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। ओके जी, अब हम बात कर सकते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम फॉर वेट ट्यूनिंग। देयर आर 2 वर्जन्स, स्टोकेस्टिक वर्जन एंड बैच वर्जन। स्टोकेस्टिक वर्जन में आप एक सैंपल लेंगे, उस सैंपल के मुताबिक प्रेडिक्शन निकालेंगे यानी वाई एक्चुअल निकालेंगे और फिर उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, वेट अपडेट करेंगे और फिर अपडेटेड वेट्स के साथ दूसरे सैंपल पर मूव कर जाएंगे। और वेट अपडेट करने के लिए आपने जो रूल यूज़ करना है, अभी हमने बात की जनरलाइज्ड डेल्टा रूल। और अगर आपका बैच वर्जन है तो फिर आपको पता है कि आपका डेरिवेटिव भी चेंज हो जाएगा, एरर फंक्शन में भी समेशन और 1/m इन्वॉल्व हो जाएगा और डेरिवेटिव में भी समेशन m और 1/m इन्वॉल्व हो जाएगा। और फिर सारे सैंपल्स के लिए आप डिफरेंस निकालेंगे, समेशन लेंगे, एवरेज लेंगे, फिर आपका एरर आएगा। डेरिवेटिव में भी ऐसा ही होगा। और फिर बैच वर्जन जो है उसमें सारे सैंपल्स पर साइमल्टेनियसली काम हो रहा होता है। जो स्टोकेस्टिक वर्जन है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्या करेंगे कि इनिशियली आप पैरामीटर्स को कुछ इनिशियल वैल्यूज़ देके इनिशियलाइज़ कर लेंगे, रैंडम वैल्यूज़ देके, जैसे थीटास को करते थे।
लर्निंग रेट यहाँ पे ईटा कहा जा रहा है, अल्फ़ा था वहाँ पे, यहाँ पे ईटा है, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैरामीटर का नाम चेंज हुआ है जस्ट, और ये वही चीज़ है लर्निंग रेट, इसे ट्यून करना पड़ेगा आपको। और रिपीट अंटिल एन अप्रॉक्सीमेट मिनिमम इज़ ऑब्टेन्ड, आप जब तक सोल्यूशन कन्वर्ज नहीं हो जाता आप इसको रिपीट करते रहें। तो हर दफ़ा आप किया करें कि आपने डेटा सेट लिया, उसे रैंडमली शफल करने से मुराद क्या है, डेटा सेट लिया आपने, पहला सैंपल लिया, उसके ऊपर आपने वेट अपडेट किए, और फिर दूसरा सैंपल उठाया, अपडेटेड वेट्स के साथ प्रेडिक्शन की, उससे वेट अपडेट किए, जैसे आप परसेप्टल लर्निंग रूल में कर रहे थे। फिर तीसरे सैंपल के लिए, चौथे के लिए, पाँचवें के लिए, जब सारे डेटा सेट के सैंपल्स के ऊपर आप 1 बाय 1 वेट्स अपडेट कर लें, तो अब दूसरा ईपॉक शुरू होने से पहले एक बार शफल कर लें डेटा। शफलिंग ये लर्निंग को ज़्यादा बेहतर करती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से यानी वो एक ख़ास पैटर्न्स के अंदर जो है वो लोकल ऑप्टिमम की तरफ नहीं जाता, या ख़ास पैटर्न्स में उलझ नहीं जाता वो जो लर्निंग एल्गोरिदम है। शफल कर लें मतलब फ़र्ज़ करें 1000 सैम्पल्स थे, तो शफल करने से ये होगा कि हो सकता है जो पहली दफ़ा में पहला सैंपल था वो अब किसी और नंबर पर शिफ्ट हो गया हो, दूसरा सैंपल किसी और नंबर पे शिफ्ट हो गया हो, तो ये वो उनकी ना तरतीब चेंज कर लें, डेटा सेट में जो सैंपल्स हैं उनकी तरतीब चेंज कर लें, दैट इज़ कॉल्ड शफलिंग। तो इससे लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होता है। तो वो आप कर लिया करें, यानी हर ईपॉक के, यानी हर एक बार सारे सैंपल्स के विद रिस्पेक्ट जब 1 बाय 1 वेट अपडेट हो जाए तो फिर आप उनको शफल कर दिया करें, और फिर 1 बाय 1 ये जो लूप है 1 बाय 1 तमाम सैंपल्स के लिए आप वेट्स को अपडेट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, ये जो डेल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये डेल्टा डब्ल्यू वही है जो आपने जनरलाइज डेल्टा रूल से कंप्यूट किया है, जिसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट आई कह रहे थे, ये वही चीज़ है जी। तो ये है जी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, स्टोकेस्टिक वर्जन फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यूरॉन। ये एल्गोरिदम के स्टेप्स आ गए कि सबसे पहले रैंडमली वेट्स इनिशियलाइज़ करें, पहला ट्रेनिंग सैंपल उठाएं, एरर कंप्यूट करें और वेट अपडेट करें, दूसरा ट्रेनिंग सैंपल उठाएं, एरर कंप्यूट करें, वेट अपडेट करें, और इस तरह से कंटिन्यू रखें यहाँ तक कि आप तमाम सैंपल्स को डील कर लें। इसको आप 1 ईपॉक या 1 आइट्रेशन कह सकते हैं, और ऐसी कई आइट्रेशंस परफॉर्म करें। इट इज़ बेटर टू शफल सैंपल ईच टाइम, जब भी आप एक बार सारे कर लें तो इट इज़ बेटर टू शफल देम। और स्टॉप व्हेन दी कंबाइंड एरर फॉर द डेटा सेट इज़ बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। सपोज आपने एक ख़ास थ्रेशोल्ड रखी हुई है कि जब एरर इससे नीचे चला जाए तो हम रोक देंगे, और उसके बाद या मज़ीद इम्प्रूव होना बंद हो जाए तो रोक देंगे। तो अदर स्टॉपिंग क्राइटेरिया में आल्सो भी यूज, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ख़ास थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाए, या फिर यह है कि आपका इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सोल्यूशन कन्वर्ज कर गया, तो आप वहाँ पे उस प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो ये है एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम फॉर ट्रेनिंग ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। एक एग्ज़ाम्पल अब आपके सामने है। इस एग्ज़ाम्पल में ये वही एग्ज़ाम्पल है जो मैंने भी आपको एक बार एक्सरसाइज में दी थी। अब आपने अगेन दोबारा ये एग्ज़ाम्पल है कि एक डेटा सेट है और आगे क्लासेस लिखी हुई हैं 1 - 1 की शक्ल में, और अगर मैं इन डेटा सेट्स को प्लॉट करूं तो एक क्लास के सारे डेटा सैंपल जो हैं वो एक इस कॉर्नर में प्लॉट हो जाएंगे, और दूसरी क्लास के सारे डेटा सैंपल्स जो हैं इस कॉर्नर में प्लॉट हो जाएंगे। और अगर एक डिसीजन बाउंड्री बनाई जाए तो कई पॉसिबल डिसीजन बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन एक डिसीजन बाउंड्री ये है कि वो यहाँ पे बने और इनको क्लासीफाई कर दें। लेकिन हमें फ़िलहाल इसको जो है वो देखना है कि कैसे एक न्यूरॉन जो है ये एक आइट्रेशन चला के देखते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करते हुए कैसे एक न्यूरॉन जो है ये काम कर सकता है। वो अब हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखते हैं जी। तो अब ज़ाहिरी बात है कि चूँकि आपकी आउटपुट जो है वो 1 और -1 आ रही है, बल्कि 1 0 नहीं आ रही, तो सिग्मॉइड फंक्शन बेटर नहीं रहेगा। ज़्यादा बेहतर है कि अब यहाँ पे आप अपना जो हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन था, जिसकी मैंने कहा था कि रेंज जो होती है आउटपुट की वो -1 से 1 की रेंज में होता है, उसको अब यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे डेटा सेट के साथ कह लें कि उससे रिलेट कर रहा है। तो वो फंक्शन ये था, ठीक है। और इसका डेरिवेशन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका डेरिवेशन ये आएगा कि डेरिवेशन ऑफ दिस एक्टिवेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन इज़ 1 - f ऑफ एक्टिवेशन स्क्वायर, यानी जो एक्टिवेशन को पास करके इस फंक्शन का जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर लेना है बेसिकली। तो ये इसका डेरिवेटिव है, और इस डेरिवेटिव को पहले ही लिख लिया हमने ताकि हम इसको यूज़ कर सकें जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक आइट्रेशन चलानी है, तो हमने ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास डेटा सेट में x1 और x2 दो फीचर्स हैं,
तीसरा आपको पता है x 0 होता है, जिसे आप 1 या -1 एज्यूम कर सकते हैं। तो वेट वेक्टर फिर हमारे पास जो बनेगा उसमें 3 वेट्स होंगे, W0, W1 एंड W2। तो W1, W2 एंड W0, तो वेट्स जो हम इन्हें असाइन कर रहे हैं कि वो कुछ इस तरह से असाइन कर रहे हैं जी। ठीक है जी। ये मे भी थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती है। आई बिलीव कि दिस इज़ W0, दिस हैज़ टू बी W0 एंड दिस इज़ W1 एंड दिस इज़ W2। ठीक है जी। तो ये वेट्स हैं और लर्निंग रेट को हमने एज्यूम कर लिया कि वो 0.1 है। तो अब इसके साथ हम देखते हैं कि किस तरह से एक आइट्रेशन चलेगी इस ग्रेडियंट। ओके, अब इस एग्ज़ाम्पल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पहला सैम्पल था जो वो 1 था और जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी वो 1 थी। तो इसमें x1 1 होगा, x2 भी 1 होगा और जो वेट फैक्टर है हमारा W0, W1, W2, ये W0 है, ये W1 है और 0.5 इज़ W2। और x0 जो है, अब यहाँ पे एक अजम्पशन आप देख लीजिए कि वो -1 हम लेके चल रहे हैं 1 की बजाय। तो अब हमारे पास क्योंकि हमने कहा था कि x0 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्टिवेशन हमारी क्या आएगी, W0 इंटू x0 प्लस W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इन वेट्स को और इन एक्स साइज़ को, तो मेरे पास -1 इंटू 0.6 आंसर आ जाएगा 0.6 प्लस 1 इंटू 0.75 इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 1 इंटू 0.5, नहीं पीछे वाला जो था वो था 0.75। तो ये सब बहरहाल आपने ऐड किए तो आपके पास आंसर आएगा जी 1.86, ये 85। ये क्या है, ये एक्टिवेशन है। तो अब आपकी एक्टिवेशन जो आई वो आई 1.85। हम एक ही न्यूरॉन एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम है। तो इस एक्टिवेशन को आपने f में पास कर दिया और हाइपरबॉलिक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमने एक्टिवेशन को इसमें पास किया तो ये वो फॉर्मूला है जिसमें आपने इस वैल्यू को पुट करना है और लैम्डा हम एज्यूम कर रहे हैं जी कि 1 के बराबर है, ये हमने अजम्पशन ले ली। तो आपने अब ये वैल्यूज़ जब पुट की तो आपके पास फाइनल आंसर आया 0.7283। आपको ये पता है कि ये जो जवाब है ये आना था -1 से 1 की रेंज में, क्योंकि हमने एक्टिवेशन फंक्शन ऐसा यूज़ किया हुआ है। तो अगर ये -1 से 1 की रेंज में आना था तो इसका मतलब 0 से ऊपर आने का मतलब है कि ये 1 क्लास की तरफ जा रहा है। अगर ये नेगेटिव आता तो ये हम -1 क्लास की तरफ इसको लेके जाते। तो बहरहाल इसकी फ़िलहाल जो कह लें कि नियर है ये 1 क्लास के, तो फ़िलहाल इसकी एसोसिएशन 1 क्लास की तरफ ही है। लेकिन जैसे कि ये कोई स्टेप फंक्शन नहीं है कि मैं इसको अब फ़ौरन कह दूं कि जी अगर स्टेप फंक्शन होता तो वो इसे फिर वो जो एक्टिवेशन था उस पर 1 या 0 का आंसर हमें देता या 1 या -1 आंसर देता। तो ये हम जो वैल्यू आई है इसी को लेके चलेंगे आगे, देखते हैं कि किस तरह से। तो ये 0.7283 हमारी प्रेडिक्शन है जो y एक्चुअल कहलाएगी और 1 जो है ये y डिज़ायर्ड है जो कि डेटा सेट में है। तो देखते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको पता है कि जनरलाइज्ड डेल्टा रूल ये फॉर्मूला था और फिर जब आपने इसे यहाँ पे अपडेट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है जी। और यानी अपडेटेड फॉर्म, इसके वेट अपडेट करने का रूल ये बन गया। तो 0.1 आपने लर्निंग रेट एज्यूम किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन का जो डेरिवेशन था ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर कंप्यूट करना हो तो ये आपको पता है कि मैंने कहा शुरू में कि इसका डेरिवेशन ये है। तो जो आपकी अभी प्रेडिक्शन आई थी 0.7283 जिसको मैं कह रहा था वो एफ ऑफ एक्टिवेशन है या वाई एक्चुअल है, उसको आपने स्क्वायर लेके, क्योंकि एफ स्क्वायर ऑफ एक्टिवेशन यानी इसका आपने स्क्वायर लेके 1 में से माइनस कर दिया, तो फाइनल आंसर जो है वो डेरिवेशन का आएगा 0.4696। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये भी मौजूद है जो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, एक्स आई भी मेरे पास मौजूद है और ये वाले बाकी की तमाम वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। तो अब हम न्यू वेट कंप्यूट कर सकते हैं और वो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि न्यू वेट इज़ इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस 0.2 इज़ द लर्निंग रेट, जो भी लर्निंग रेट हमने रखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 0.4696, ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल इंटू एक्स आई। तो वाई डिज़ायर्ड माइनस वाई एक्चुअल क्या आएगा, वाई डिज़ायर्ड तो जो असल आउटपुट रिक्वायर्ड थी वो तो 1 थी और जो हमारी आई थी वो थी 0.7283, तो उसमें से माइनस किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास।
और xi जो था अगर आपने w1 अपडेट करना होगा तो फिर x1 आ जाएगा, w2 अपडेट करना होगा तो x2 आ जाएगा, w0 अपडेट करना होगा तो x0 आ जाएगा। तो हमारे पास अब न्यू वेट हमारे पास फाइनली ये सारी वैल्यूज़ पुट करने पे 0.2 इंटू ये जो डेरिवेशन से का निकाला था हमने एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेशन, और ये वैल्यू जो अभी हमने ऊपर y डिज़ायर्ड माइनस y एक्चुअल से कंप्यूट की है। तो ये सारी वैल्यूज़ और xi साथ हमने वैसे लिख दिया, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी। अब इसके अंदर अगर आपने w0 अपडेट करना होगा तो फिर इसके साथ आपने -1, आपको पता है कि x0 आपने लिया हुआ था, उससे ज़रब देनी है। तो -1 से ज़रब देंगे तो ये नया वेट आएगा w0 का। ओल्ड वेट इसका था -0.6 और न्यू वेट आ गया -0.6255। सिमिलरली w1 और w2 के भी दोनों वेट्स कंप्यूट करेंगे, उसमें यहाँ पे ओल्ड वेट ऑफ w1 आएगा, यहाँ पे ये टर्म ऐसे ही रहेगी और साथ यहाँ पे x1 ज़रब खाएगा। तो x1 की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, और w2 को जब आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड वेट ऑफ w2 आएगा, ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे x2 ज़रब खाएगा, और x2 की वैल्यू भी 1 थी तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो फाइनल वेट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से अब आप अगले सैंपल के लिए उन वेट्स को अप्लाई कर सकते हैं और फिर उससे अगले सैंपल के लिए, और यूँ ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो दिस कंप्लीट्स द वेट कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट ट्रेनिंग पैटर्न। वी टेक द नेक्स्ट ट्रेनिंग पैटर्न एंड रिपीट द होल प्रोसेस। When all the training patterns are processed, we have completed one iteration। ठीक है जी। The weight training usually takes several thousand iterations, और ऐसी कई हज़ार iterations लग सकती हैं अगर अब बड़ा complex data हो और बहुत सारी layers वगैरह उसमें हों, तो फिर जाके आपको final weights मिलेंगे जिन पर best results आपको मिल रहे होंगे। तो ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क में कंप्यूटेशनली बड़ी कॉस्टली है और बहुत टाइम लगता है हमें एक बार न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को ट्रेन करने के लिए, और एक बार वो ट्रेन हो जाएं तो फिर टेस्ट डेटा के ऊपर वो विद इन नो टाइम आपको रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा एरर फंक्शन को मज़ीद डिटेल से यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके पास एक न्यूरॉन हो तो आपके पास उसका एरर फंक्शन कैसे हमने देखा हमने किस तरह से आएगा। लेकिन अगर आपकी आउटपुट लेयर जो है उसमें एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स हों तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप हर एक का एरर निकाल के और जितने न्यूरॉन्स हैं एक समेशन यानी उन सबको जमा कर देते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास एरर आ जाएगा तमाम न्यूरॉन्स का जॉइंट एरर। और अगर आपने तमाम ट्रेनिंग सैंपल्स के लिए निकालना हो एरर तमाम न्यूरॉन्स का, तो फिर हर ट्रेनिंग सैंपल के लिए यही अमल दोहरा के उसे जमा कर दें, तो बेसिकली एक और समेशन साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है जी। तो y डिज़ायर्ड माइनस y एक्चुअल स्क्वायर जो है ये एक न्यूरॉन का एरर है एक सैंपल पे। अगर आपने तमाम न्यूरॉन्स का एरर निकालना है तो फिर सभी न्यूरॉन्स का ये एरर निकाल के जमा कर दें, और अगर उस सारे सैंपल्स के लिए निकालना है तो फिर सारे सैंपल्स के लिए ये अमल दोहरा के सबको जमा करना होगा। तो फॉर इंडिविजुअल पैटर्न दी एरर विल बी, यानी एक पैटर्न के लिए आपको पता है कि सारे न्यूरॉन्स का एरर जमा करना होगा। तो ये बहरहाल एरर फंक्शन के लिए अगर आपको एक्यूमुलेटेड एक एरर निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो नोट एक छोटा सा कि सिंस ईच न्यूरॉन कैन बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, तो वी नीड टू कंसिडर ओनली द एरर ऑफ दैट न्यूरॉन। जब एक लेयर की बात की जाती है तो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इस वजह से हर न्यूरॉन का अलहदा एरर लिया जाता है और उसके एरर का डेरिवेटिव लेके उसके वेट्स अपडेट किए जाते हैं। तो फिर आपको एक्यूमुलेटेड एरर लेकर डेरिवेटिव नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि न्यूरॉन्स इन वन लेयर आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो लिहाजा इस वजह से अगर आप इस लेयर में देखें इस पहले केस में, तो ये न्यूरॉन ए और ये न्यूरॉन बी एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट है, इनकी अपनी इनपुट्स हैं अपनी आउटपुट है। तो लिहाजा आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आप एक्यूमुलेट करें, वो जस्ट एक आइडिया है कि अगर आपको एक्यूमुलेटेड एरर निकालना है तो आप इस तरह, लेकिन जब आपके एक लेयर के अंदर न्यूरॉन्स वैसे ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो आप उनका एरर इस तरह से जमा करके डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो लिहाजा आपका फ़ाइनल जो फॉर्म आएगी वो यही आएगी जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर न्यूरॉन के वेट्स अलहदा से अपडेट होंगे और अलहदा से उनका एरर कंप्यूट होगा। ओके जी, एक एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर बाउंड्री की भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में या किसी एक लेक्चर में इस पर बात कर चुका हुआ हूँ कि नॉन लीनियर बाउंड्री मींस के जब आपका एक लाइन जो है या एक लीनियर बाउंड्री जो है वो क्लासेस को सेपरेट ना कर सकें तो फिर आपको नॉन लीनियर बाउंड्री रिक्वायर्ड होती है।
जैसे कि ये डेटा सेट आप देख सकते हैं, तो एक लाइन से आप दोनों तरह के पॉइंट्स को सेपरेट कम्प्लीटली नहीं कर सकते। तो इसका तरीका फिर ये होगा कि पहले एक बाउंड्री बनाएं और कुछ इस तरह से बनाएं कि जो सारे के सारे रेड पॉइंट्स हैं वो उस बाउंड्री के एक तरफ हो जाएं, बेशक ब्लू पॉइंट्स जो हैं वो उसमें कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो पा रहे, और फिर आप उन ब्लू पॉइंट्स को जो है वो कुछ इस तरह से बाउंड्री बनाएं कि वो पॉइंट्स भी इसमें उस बाउंड्री के लेफ़्ट साइड पर आ जाएं और सारे के सारे रेड पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी उस तरफ ही रहें, दूसरी तरफ उस बाउंड्री के। बेशक कुछ और पॉइंट्स ऐसे हों ब्लू साइड से जो कि कम्प्लीटली क्लासीफाई करेक्टली ना हो पा रहे हों। लेकिन अब जब ये हम कर लेंगे तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि अब हम अगर गौर करें तो ब्लैक और ग्रीन दो बाउंड्रीज़ मैंने बनाई हैं। तो ब्लैक बाउंड्री और ग्रीन बाउंड्री के एतबार से जितने प्लस पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं, दोनों के यानी दोनों बाउंड्रीज़ में वो उनकी पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं, पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं ये वाले पॉइंट्स देखूं, जस्ट अ सेकंड, ओके, अगर मैं ये वाले पॉइंट्स देखूं तो ग्रीन बाउंड्री के एतबार से ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और ब्लैक बाउंड्री के एतबार से ये नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं ये पॉइंट्स देखूं तो ग्रीन बाउंड्री के एतबार से ये नेगेटिव हैं और ब्लैक बाउंड्री के एतबार से ये पॉजिटिव हैं। और अगर मैं ये वाले सारे पॉइंट्स देखूं तो ये पॉइंट्स जो हैं दोनों ही बाउंड्रीज़ के एतबार से नेगेटिव हैं। ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करते हुए कि मैं एक और, यानी अब आप देखें कि एक न्यूरॉन एक लीनियर बाउंड्री बना सकता है। तो समझ लें कि ये जो ब्लैक न्यूरॉन है ये वाला, इसने ब्लैक बाउंड्री बनाई हुई है, बना के दे दी है, और ये ग्रीन न्यूरॉन ने ग्रीन बाउंड्री बना के दे दी है। और फिर उसके बाद जैसे कि मैं पिछले किसी एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो एंड का फंक्शन है वो एक लीनियरली सेपरेबल फंक्शन है, यानी उसके लिए एक लीनियर बाउंड्री रिक्वायर्ड है। हमने उस वक्त देखा था एंड और दोनों के लिए हमने देखा था ये लीनियरली सेपरेबल है, एक्सक्लूसिव और लीनियर नहीं था। तो अगर एंड को हम यहाँ पे देखें और मैं एक ये न्यूरॉन बनाऊं, ये न्यूरॉन जो है ये आने वाले इनपुट्स को एंड कर दे, अगर मैं ऐसा करूं तो एंड करने से क्या होगा कि जो पॉइंट दोनों बाउंड्रीज़ के एतबार से पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा होगा, वन क्लास को बिलोंग कर रहा होगा, वो तो एंड होने से वन को बिलोंग करेगा। और जो पॉइंट्स एक बाउंड्री के एतबार से पॉजिटिव और एक के एतबार से ज़ीरो क्लास, यानी एक के एतबार से वन और एक के एतबार से ज़ीरो को बिलोंग कर रहा होगा, या दोनों के एतबार से ज़ीरो को बिलोंग कर रहा होगा, उनका एंड होने से वो ज़ीरो को, जवाब ज़ीरो आ जाएगा, वो ज़ीरो क्लास को बिलोंग ही करेंगे। तो लिहाजा तमाम पॉइंट्स जो कि माइनस पॉजिटिव या पॉजिटिव माइनस या माइनस माइनस से रिप्रेजेंटेड हैं, ये ज़ीरो क्लास को बिलोंग करने शुरू कर देंगे। और तमाम पॉइंट्स जो प्लस प्लस रीजन को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एंड होने की वजह से वन को बिलोंग करेंगे। तो आप देखें कि फिर ये जो न्यूरॉन है ये सेपरेट कर देगा रेड कलर के डेटा पॉइंट्स को ब्लू कलर के डेटा पॉइंट से कम्प्लीटली, एक ऐसी बाउंड्री बना सकता है ये। तो अगर आपने नॉन लीनियर बाउंड्री लर्न करनी है तो फिर आपको एक लेयर ऐड करनी पड़ेगी, या मोर देन वन लेयर्स ऐड करनी पड़ सकती हैं अगर आपने नॉन लीनियर बाउंड्री को लर्न करना है। तो ये बेसिकली एक इंट्यूशन है जी कि क्यों हमें फिर न्यूरल नेटवर्क में इजाफी लेयर्स रिक्वायर्ड होती हैं, और वो इंशाल्लाह फिर हम आगे जाके देखेंगे। और वहाँ पे हमें फिर थोड़ा सा अपना ये जो जनरलाइज डेल्टा रूल है इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको हम नाम देंगे बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम, क्योंकि वहाँ पे हमारा वो रूल और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल एक्सक्लूसिव, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नॉन लीनियरली सेपरेबल है, आप एक लाइन लगाकर इसे सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके लिए एक इजाफी लेयर ऐड कर दें तो फिर ये बखूबी क्लासीफाई हो सकता है, एक नॉन लीनियर बाउंड्री आराम से ये लर्न की जा सकती है। इसे अगली स्लाइड पर देखते हैं कैसे। शायद वो लास्ट स्लाइड है, तो बहरहाल लास्ट स्लाइड इसके बाद हम उसे देख लेते हैं, वो चीज़ जो एक्सक्लूसिव और से रिलेटेड है। तो फ़िलहाल ये आप देख लें कि एक मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर किस तरह का होता है कि लेयर वन जो है ये आपकी इनपुट लेयर है, ठीक है जी। ये जो लेयर वन है ये इनपुट लेयर है, इसमें x1 x2 इनपुट्स हैं, ये न्यूरॉन्स नहीं है। ये जो लेयर टू है ये आपकी एक हिडन लेयर है, न्यूरॉन्स की लेयर है, और ये जो फाइनल लेयर है इसे आप आउटपुट लेयर कह रहे हैं, जो एक्चुअली हाइपोथेसिस या वाई एक्चुअल कंप्यूट करके आपको देती है। तो ये है जी वो एग्ज़ाम्पल जिसकी हम बात कर रहे थे कि सॉरी, ये एक्सक्लूसिव और की नहीं है,
ये एक्सक्लूसिव नॉर की है। तो एक्सक्लूसिव और क्या करता है कि वो 0 0 पे 0 देता है, 1 1 पे 1 देता है आउटपुट, और 0 1 और 1 0 पे 1 देता है। जबकि ये उसका उलट है, ये 0 0 और 1 1 पे 1 आउटपुट देगा और 0 1 1 0 पे 0 देगा। तो बहरहाल ये उससे थोड़ा सा उलट है उसका। तो अगर आप एक न्यूरॉन देखें तो वो एंड फंक्शन को बखूबी लर्न कर सकता है। तो अगर मैं W0 को -30 कर दूं, W1 को 20 कर दूं और W2 को 20 कर दूं, तो ये एंड फंक्शन को करेक्टली लर्न करके उस डेटा को क्लासीफाई कर देगा। अगर मैं W0 को वेट को 10 रखूं और W1 वेट को -20 रखूं और W2 वेट को -20 रखूं, तो ये नॉट X1 नॉट X2 को एंड करने से जो जवाब आएगा उसको ये बखूबी क्लासीफाई कर देगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल X1 और X2 को एंड कर रहा है ये पहला न्यूरॉन, तो मैं कहता हूँ कि जी वो फर्स्ट न्यूरॉन मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे, ये वो न्यूरॉन बना दिया, इसका नाम है जी A1, ठीक है जी। और यहाँ से एक इनपुट इधर आ रही है, इधर भी जा रही है, और ये इनपुट इधर भी आ रही है। अगर मैं वेट यहाँ पे रख दूँ -30 और ये मैं वेट कर दूँ 20 और फिर मैं ये वेट भी 20 कर दूँ, तो ये जो A1 न्यूरॉन है ये एंड फंक्शन के मुताबिक क्लासीफाई करेगा इस डेटा को। तो जो जवाब आएगा ना इसका, और अगर मैं स्टेप फंक्शन इसके लिए सपोज यूज़ कर लूँ या जो भी, तो इसका जो जवाब आएगा वो होगा एंड का जो जवाब है दोनों को करने से 0 0 0 और ये 1 आंसर देगा। बेशक आप इसे रन करके देख लें। तो एक और मैं न्यूरॉन ले लेता हूँ जी, और उस न्यूरॉन को मैं कह देता हूँ A2। और A2 जो है उसमें भी ज़ाहिरी बात है कि ये सारी की सारी इनपुट्स आ रही होंगी, ये भी आ रही होगी इसमें, ये भी आ रही होगी इसमें, और ये भी आ रही होगी इसमें। तो मैं अगर इनके वेट्स रखूँ 10, इस पहले W0 को 10 रखूँ, फिर W1 को -20 रखूँ और W2 को भी मैं -20 रखूँ, तो ये कौन सा फंक्शन लर्न करेगा? नॉट X1 एंड नॉट X2, क्योंकि ये लीनियरली सेपरेबल है ये भी फंक्शन। तो नॉट X1 एंड नॉट X2 करने से क्या होगा? यानी नॉट X1 करने से पहला सैंपल इसकी हम बात करें तो 0 1 में बदल जाएगा, ये भी 0 1 में बदल जाएगा, 1 1 को एंड करेंगे तो आंसर आएगा 1। नॉट करने से X1 को ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1 0 को एंड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसको नोट किया तो ये 0 हो गया, इसको नोट किया तो ये 1 हो गया, दोनों को एंड किया फिर 0 आ गया। इसको नोट किया 1 से 0 हो गया, इसको नोट किया ये भी 1 से 0 हो गया, दोनों को एंड किया, द आंसर इज़ 0। तो बेसिकली दूसरे न्यूरॉन का जवाब तो आ गया ये। अब एक तीसरा न्यूरॉन मुझे बनाना होगा अगली लेयर में, जिसको मैं A1 की आउटपुट भी भेज दूं और A2 की आउटपुट भी भेज दूं, और साथ ही यहाँ से आपको पता है कि एक बायस इनपुट तो आनी ही होती है। मैं बायस इसमें +1 रख रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे +1 ही रखना पड़ेगा, ठीक है जी, +1 जैसे होता है। तो अब मैं वेट्स क्या रखूँ? पहले को मैं -10 20 20 वेट दे दूँ, तो ये और का ऑपरेशन लर्न करेगा। यानी मैं अगर इसका वेट रख दूँ -10, इसका वेट रख दूँ 20 और इसका वेट भी रख दूँ 20, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये और कर देगा दोनों इनपुट्स को। तो और करने से यानी ये जो दोनों इनपुट्स आ रही हैं इन्हें और करेगा, इनको और करने से 0 1 को और करने से 1 आ गया, 0 0 को और करने से 0 आ गया, इस 0 0 को और करने से 0 आ गया, और इस 1 0 को और करने से 1 आ गया। तो आप देखें कि ये कौन सा ऑपरेशन है? एक्सक्लूसिव नॉर, जो 0 0 और 1 0 1 1 पे तो 1 आउटपुट देता है और 0 1 और 1 0 पे 0 0 आउटपुट देता है। तो बेसिकली ये एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन को लर्न कर चुका है, और ये जो न्यूरॉन है जिसे मैं H कह रहा हूँ, ये अब जो आउटपुट दे रहा है वो एक्सक्लूसिव नॉर है ऑफ X1 एंड X2। तो लिहाजा अगर एक नॉन लीनियर बाउंड्री बनानी है, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा रिलेशन लर्न करना है जो लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो फिर अजाफी लेयर ऐड कर दें, उससे ये काम बखूबी हो जाएगा। तो यहाँ हम अपना लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको ग्रेडियंट डिसेंट, उसके अंदर जनरलाइज्ड डेल्टा रूल, उसका डेरिवेशन एक एग्जांपल के साथ, प्लस नॉन लीनियर बाउंड्री का एक थोड़ा सा एक कह लें कि इंट्रोडक्शन, और कैसे उसके लिए हम नॉन लीनियर बाउंड्री जो है कैसे
पॉसिबल है मल्टीपल लेयर से, उसकी इंट्यूशन हमने देखी, और साथ ही साथ हमने शुरू में एक्टिवेशन फंक्शंस डिस्कस किए आज के लेक्चर में। तो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मल्टीपल लेयर्स के ऊपर मूव करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जब मल्टीपल लेयर्स के लिए हमें ट्यून करना हो वेट्स को, तो फिर उसके लिए हमें बैक प्रोपेगेशन एक एल्गोरिदम रिक्वायर्ड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वेल नोन एल्गोरिदम है। फिर हम उसकी बात करेंगे कि उसको हम किस तरह से देखते हैं कि वर्किंग उसकी क्या है।